चलो बेटा, तो जी क्वेश्चन नंबर 9 ग्रुप वाला लग नहीं रहा, नौ नहीं लग रहा लाए हैं। बहुत बार यहाँ पे मोबाइल नहीं है सर। अच्छा पढ़ा ले तब फिर मतलब वाई कोई क्लास में बताया। एक का क्वेश्चन सर देख लीजिए। ग्रुप कौन सा है? जो बॉयज़ पे गया होगा वही गर्ल्स पे भी गया होगा बेटा। अभी जो भेजा है इसका क्वेश्चन नंबर 9 और इधर बड़ा कीजिए। ये देखिए सर कौन सा। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हाँ ये वाला हम समझ नहीं पा रहे कहना क्या है। जल्दी समझ लो, कह दीजिए हम समझ जाएंगे। बता दे बेटा। जो क्वेश्चन आपको भेजा गया था, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, उस पर देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। तो उसमें है एन इलेक्ट्रिक सर्किट रिक्वायर्स ए टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड अक्रॉस द पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। एक आपका ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें अगर वोल्टेज हम लोग अप्लाई करें 1000 वोल्ट का, तो उससे अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है वो 2 कितना माइक्रोफैराड की रिक्वायरमेंट है, ठीक। लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंसेस, ऐसे कैपेसिटेंस हमको दिए गए हैं, ठीक है, जो 1 माइक्रोफैराड के 1 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटेंस हमारे पास अवेलेबल है। और हमें जो चाहिए, हमें जो नीड है ना, वो 1000 वोल्ट के थ्रू 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कितना, अगर आप कितना 1 वोल्ट के यानी कि 1000 वोल्ट अप्लाई करें तो वहाँ पे कैपेसिटेंस जो आपका नीड है वो 2 माइक्रोफैराड की नीड है, ठीक। बोला गया है अगर क्वेश्चन में लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंसेस, ठीक, आर अवेलेबल ईच ऑफ विच वुड ब्रेक डाउन इफ द, ठीक, पोटेंशियल इज मोर देन 350 वोल्ट। मतलब एक के थ्रू अगर हम लोग पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं बेटा, अगर 350 वोल्ट से ज़्यादा आप कनेक्ट कर देंगे, मोर देन 350 वोल्ट अगर आप अप्लाई कर देंगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक। और हमें नीड है कितने की, 1000 वोल्ट की। तो बोला गया हाउ मच कैपेसिटेंसेस आर रिक्वायर्ड टू मेक द सर्किट। नहीं आंसर तो 18 आ रहा है, लेकिन आर कैसे रहा अब इसको देखना पड़ेगा आपको। वही नहीं देखो हो रहा है बेटा, क्वेश्चन समझ लीजिए। बोला गया कि एक ऐसी सर्किट डिजाइन करनी है बेटा, तो उसके 1000 वोल्ट अगर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप 2 माइक्रोफैराड का, कितने का है 2 माइक्रोफैराड। लेकिन हमारे पास जो कैपेसिटर्स है ना, ये जो कैपेसिटर्स दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनका ये कितना है, इसकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है। तो आप बोलोगे 1 है, 2 को जोड़ दो तो 2 हो जाएगा बेटा। 2 को जोड़ने में लेकिन कंडीशन क्या कही जा रही है, 1 माइक्रोफैराड वाला जो एक इंडिविजुअल कैपेसिटर है जिसके थ्रू हम लोग पोटेंशियल मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो 350 वोल्ट कर सकते हैं, 350 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं। और हमें चाहिए कितना, 1000 वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए, 1000 वोल्ट चाहिए, ठीक। यानी कि 1000 वोल्ट का कैपेसिटर्स हमें क्या करना है, देखो यानी कि वहाँ पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड है वो 1000 वोल्ट हो और उसके थ्रू हमारे कैपेसिटेंसेस की वैल्यू कितना, 2 माइक्रोफैराड, ठीक। मतलब एक 1000 वोल्ट अगर पोटेंशियल अप्लाई करें तो कैपेसिटेंस केवल 2 माइक्रोफैराड हमारी वहाँ पे नीड है, ठीक। अब कंडीशन क्या करेंगे, अगर इस तरह से हम लोग डिजाइन करते हैं, मान लो बेटा 2 कैपेसिटर ले लिया तो 2 माइक्रोफैराड, ठीक। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप करेंगे तो 1 1 2 तो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। याद रखिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम होती है बेटा, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आप बना रहे हो, क्या बना रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू अगर हम बना रहे हैं तो हमें इस तरह से कोई डिजाइन करना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल टू 1000 वोल्ट आ जाए, ठीक, या उससे डिफरेंट हो लेकिन रेशियो हमारा वो मेंटेन है, ठीक। और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी 2 माइक्रोफैराड के बराबर हो। अब देखो यहाँ पे कंडीशन, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं बेटा। एक तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं, किस अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, क्योंकि वैसे तो लेंदी हो जाता है, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका है, मान लो जैसे हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए और जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सेट करिएगा तो जैसे आपको नहीं पता है तो लोवेस्ट से स्टार्ट करिएगा, जो ऑप्शन उसमें लोवेस्ट दिया रहेगा उससे आप स्टार्ट करिएगा,
ठीक है, लोवेस्ट नंबर से क्या हाईएस्ट की तरफ। ठीक, जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन है 24, 20, 18 एंड 12। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, अगर अरे अब तो मालूम है तब आप 18 कह रहे हो ना, नहीं मालूम होता तो हम 18 की 24 है कि 20 है कैसे पता रहेगा। तब आप 16 से शुरू करिएगा, मतलब सबसे छोटा वाला से, जो स्मॉलर होगा वो 12 है जो भी दिया गया है यहाँ पे है, उससे आप स्टार्ट करिएगा। ठीक, लेकिन यहाँ हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टी आपको जब तक नहीं मालूम रहेगी, अब ये आप लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रॉपर्टी होती थी हमारा पोटेंशियल डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, पोटेंशियल की वैल्यू डिवाइड होती है। ठीक, पोटेंशियल जो सोर्स का होगा वो सब डिवाइड होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। ठीक, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए 1000 और एक के थ्रू हमें पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं 350 मैक्सिमम, कितना 350 मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन में यानी कि अगर सीरीज में हम जोड़ते हैं 1, 2 कितना 3 कैपेसिटर, तो टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हमें मिल जाएगा वो कितना मिल सकता है 1050। हमें चाहिए था 1000 का। ठीक, लेकिन इन तीनों को जोड़ने पे तो कैपेसिटेंस अगर खाली आपने सीरीज में जोड़ा हुआ है, केवल अगर आपने सीरीज में जोड़ा है तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस होता है बेटा 1 कितना 1 + 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा टोटल 3/1। तो सी की वैल्यू 1/3 आ गया, जबकि हमें 2 माइक्रोफैराड चाहिए। तो खाली सीरीज में जोड़ने से काम नहीं चलेगा, तो आप जुगाड़ लगाओ कि 1 के 350 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं, 3 जोड़ने में 1050 वोल्ट अप्लाई कर लेंगे, हमको जरूरत है 1000 की है। ठीक, तो ऐसा फिलहाल हम डिजाइन करें, लेकिन यानी कि एक में मैक्सिमम 3 तो हमने कर लिया, लेकिन उसका कैपेसिटेंस कितना है 1/3 आया, और जबकि हमें चाहिए कितना 2 माइक्रोफैराड चाहिए। अब देखो बाकी जो बचते हैं तो सीरीज ऐसे बनाओ, क्या बनाओ सीरीज 3 का क्या बनाओ सीरीज बनाओ, कितने देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगी जिसका 2 आ जाए। फाइनल कैपेसिटेंस कितना चाहिए हमें 2 चाहिए, 1/3 1/3 6 बार ये आपको समझाने की फोटो बना है बेटा। जी सर समझ रहे हैं। 2 6 ये सारे किसमें हो गए हमारे पैरेलल, किसमें जुड़ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ गए। अब सी तो 2 मिल जाएगा। अब देखो इस ए के कॉम्बिनेशन का 1/3 कितना है 3 का 1/3 है बेटा। अब ऐसे 3 का जोड़ो तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है सी की वैल्यू सी पैरेलल C1 + C2 + C3 + C4। हमारे पास कितने हैं 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 + 1/3 क्या 3 + 1/3 6 कितना हो गया 3 यानी 2। अब ये तो हमें पता था तब तो हमने कर लिया, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे करोगे, तो ये तो हमें मालूम था ना इतना है इतने चाहिए तब तो हमने कर लिया। आपको जब नहीं पता होगा बेटा तो हम क्या करेंगे ऐसे करेंगे, ये तो पता है हमको तब आपने या हमें आंसर मालूम है तो पता है आपको आंसर मालूम है तो कर लिया, नहीं आंसर मालूम होगा तब क्या करेंगे आप सेट करेंगे कि हमें पोटेंशियल टोटल 1000 चाहिए और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या करेगा बदलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है यानी सभी का टोटल जो होगा सभी के सम के बराबर होता है। तो हमें 1000 चाहिए और एक के थ्रू हम 350 का ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यानी कि कम से कम हमें कितने चाहिए 3 चाहिए। 1000 ऑब्टेन करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए 3 चाहिए, तो हमने एक सीरीज बना लिया 3 का, एक सीरीज बना लिया कितने का 3 का। अब 3 का तो हमने जब सीरीज बना दिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना मिल गया हमें, क्योंकि एक ही का कैपेसिटेंस 1 था 1 माइक्रोफैराड, तो इक्विवेलेंट निकाल लिया बेटा 1/3 आ गया, कितना आ गया 1/3। लेकिन हमें एक्चुअल में चाहिए कितना 2 चाहिए ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि n कितना इंटू 1 कितना जितना c है c सीरीज एक सीरीज जितने का है उसका n टाइम्स आप कर लो। तो यहाँ पे वैल्यू जो आपको मिल रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल 2 दिया गया है। ठीक, n की वैल्यू हमें चाहिए कितना चाहिए n की वैल्यू हमें निकालना है और इसकी वैल्यू कितना है 1/3। n की वैल्यू हो जाएगा 3 टू कितना 6, यानी कि ऐसे ऐसे 3 कैपेसिटर के 6 रो की हमें नीड होगी तब जाके आपको इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगा। 6 3 कितना हो गया टोटल 18 कैपेसिटर्स आपको चाहिए। ठीक है, समझ गए समझ गए। ये सर कैपेसिटी तो समझ में आ गई, वोल्ट कैसे समझाएंगे 350
जैसे आपको कहा गया था क्वेश्चन में कि आपको 1000 वोल्ट की नीड है, जो टोटल आपका जो हाँ कैपेसिटेंस आपका है वो 2 माइक्रोफैराड होना चाहिए। ठीक, तो 2 माइक्रोफैराड होना चाहिए। अब पैरेलल में अगर आप जोड़ोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेटा प्रॉपर्टी होती, जरूर पढ़े हैं, सुन लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि सभी के थ्रू पोटेंशियल सेम सेम होता है। जैसे एक कैपेसिटर होगा, अगर एक कैपेसिटर के थ्रू हमें 300 कितना 50 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे आप 2 कैपेसिटर लो, 1000 कैपेसिटर लो, चाहे जितना कैपेसिटर लीजिए, टोटल जो पोटेंशियल होगा 350 ही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। टोटल कैपेसिटेंस क्या रहे, पोटेंशियल 350 ही रहे, चाहे जितना इनफाइनाइट कैपेसिटर जोड़ लो तब भी पोटेंशियल 350 ही मिलेगा। बट हमें चाहिए था कितना 1000 वोल्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो 1000 वोल्ट के लिए मिनिमम कितने कैपेसिटर को हम जोड़ेंगे। जैसे 1 जोड़ता तो 350 मिलता बेटा, 2 जोड़ते तो 700 मिल जाता, 3 जोड़ेंगे तब जाके 1050 मिल रहा। कम से कम 3 जोड़ना पड़ेगा, काट के नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक, तो मिनिमम 3 चाहिए ना एक रो में, और ऐसे ऐसे कितने रो बना दोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड मिल जाए। तो इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैराड फाइंड करने के लिए सीपी कर दिया, तो सीएस हो गया, एन की वैल्यू हर सेकंड करके हमने निकाल लिया। तो एक रो में 3 कैपेसिटर, टोटल 6 रो बनने हैं, तो क्या हो गया 6 × 3 कैपेसिटर की आपको नीड होगी। समझ गया? चलिए सर जी, अब क्या हुआ, इन सब का एक लिया गया है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटी एक दिया गया क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में दिया गया, वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में जितना भी है। ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, कहाँ तक हुआ था हम लोग का? चार्जिंग डिस्चार्जिंग कल का लिया था, कल आपने किया था बेटा चार्जिंग डिस्चार्जिंग। आप क्या कैपेसिटर हैं, चार्जिंग हुआ था केवल, डिस्चार्जिंग बचा हुआ है। चलिए ठीक है, लिखिएगा, हेडिंग करो बेटा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग हमने कर लिया था, नेक्स्ट कर लीजिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग में ग्राफ बनाया था कि नहीं? अभी दोनों साथ में बना देंगे, चलो ठीक है, नहीं बनाए हैं ना, अभी साथ में बना देंगे। लिखिए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस तरह क्वेश्चन किए नहीं थे इस बार, इस तरह क्वेश्चन नहीं किए थे, इसलिए कर नहीं पाए। इसलिए क्या है, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, आपको देखो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक, आपकी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर तभी होंगे जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। नहीं तो फार्मूला मालूम रहेगा, बट उसी फार्मूले का आप यूज़ कैसे करना है। जैसे डॉक्टर बन गए, अब डॉक्टर तो बन गए, हमें मालूम है कि फीवर की ये दवा है, लेकिन आपको फीवर की दवा कितने टेम्परेचर पे किस पर्सन को कितना देना है, कितना डोज है, वो तो नहीं लिखा रहेगा ना, वो तो आपको डिसाइड करना होगा कि पर्सन कितना है। पता है बच्चा 2 दिन का आया, उसको भी वही इंजेक्शन डाल दिया जो क्या बुढ़े को डाला जाता है, ठीक, तो पता है वो तो निकल लेगा, है ना। तो वो आपको डिसाइड करना होगा कि हमें उसको कितना डोज देना है, कितने उसकी नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना टेम्परेचर है। अब पता है जिसका 100 फ़ारेनहाइट है उसको भी उतना ही डोज दे रहे हैं, जिसका 105 डिग्री है उसको भी उतना ही डोज दे रहे हैं। तो आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा ना, दवा तो वही काम करेगा भाई, वो कम करेगा, लेकिन हमें कब कितना देना है वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, अब ये तब पता चलेगा जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के। ठीक, चलो, जैसे आप थ्योरी पढ़ के बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, थ्योरी पढ़ के बोर्ड के एग्जाम में आप नंबर अच्छे से ला सकते हो, ठीक, मिल जाता है। लेकिन आप थ्योरी पढ़ के कंक्लूजन निकालना ये सीधे करो इम्पॉसिबल, ठीक, मतलब बिना आपको क्वेश्चन किए ये कहो आप 10 बार पढ़े रहो, कभी वहीं से डिजाइन कर दिया जाए क्वेश्चन आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना क्या है, कंपलसरी है। अगर आप करते रहते हो तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। ठीक, चलिए तो लिखिएगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज
charge stored on the capacitor क्या लिखा आपने? stored on the capacitor, charge stored on the capacitor. Charge stored on the capacitor will be flow through the circuit. Will be flow through the circuit. जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो हमारा सर्किट के थ्रू क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा, फ्लो थ्रू द सर्किट. ठीक. एंड द अमाउंट ऑफ remaining charge at any stand, amount of remaining charge at any stand will be given by लिखिएगा. वहाँ पे हम लोग लिखा था बेटा जब चार्जिंग होती थी तो लिखा था Q = Q नॉट, ब्रैकेट में 1 - e⁻⁻t/RC लिखा था. लिखा था ना. जब बेटा चार्जिंग होता है ना, क्या करेंगे, ये चार्जिंग की कंडीशन थी. जब डिस्चार्जिंग होती है तो वही फैक्टर जो हमारा क्या होता था, वहाँ 1 माइनस करते थे, यहाँ पे सीधा सीधा Q = Q नॉट e⁻⁻t/RC के बराबर हो जाता है. मिलेगा आपका Q = Q नॉट into e⁻⁻t/RC. Q नॉट आपको कल बोला था P चार्ज है, टोटल मैक्सिमम वैल्यू जो होगी. ठीक है. और Q है किसी स्टैंड पे आपका जो चार्ज की अमाउंट होगा, मगर क्या होगा आगंतुक आ गया ना. ठीक. E तो नेचुरल फैक्टर हो गया. T आपका टाइम है, जिस स्टैंड पे आप निकाल रहे हो वो टाइम आपका हो गया. R जो रेजिस्टेंस सर्किट होगी C कैपेसिटेंस कहलाता है. इसी को RC को टाइम कांस्टेंट कहते हैं. कल लिखाया था ना. RC जो होता है इसी को टाउ कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहलाता है. टाइम कांस्टेंट कहलाता है. T है जितने टाइम पे आपको चार्ज की वैल्यू डिटरमाइन की जा रही है वो T से आप रिप्रेजेंट करते हो. ठीक है. जिस तरह से कल आपने वहाँ पे किया था कि 1 टाइम कांस्टेंट के बाद जो चार्जिंग होती थी वो P के वैल्यू का 63% आपका क्या होता था, चार्ज होता था. ऐसे ही 1 टाइम कांस्टेंट के बाद जो बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है ना, वो 63% क्या करेगा, जितना मैक्सिमम चार्ज था उसका डिस्चार्ज हो जाता है. इसीलिए जब हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, ये तो प्रैक्टिकली आप देखते रहते हो, मोबाइल जब चार्ज करते हैं तो चार्जिंग भी पहले तेज़ी से होता है और जब यूज़ करोगे तो डिस्चार्जिंग भी पहले तेज़ी से होता है. इसीलिए वो कहते हैं ना भैया लास्ट पॉइंट है बड़ी देर तक चलता है. तो लास्ट पॉइंट इसीलिए देर तक चलता है क्योंकि वो क्या होता है, चार्जिंग का रेट घट जाता है. रेट ऑफ चार्जिंग जो होगा ना वो स्लो होने लगता है, डिस्चार्जिंग. ठीक. तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लास्ट में दोनों का रेट क्या होता है आपका, डिक्रीज कर जाता है. क्योंकि जितना रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उतने का ही क्या 0.63% क्या करेगा, वो रिड्यूस होगा. लास्ट का 5% 2 घंटा चलता है. हाँ चलता है. ठीक. इसीलिए चलता है क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ डिस्चार्जिंग क्या होती है, फिर स्लो हो जाती है. ठीक है. तो जैसे चार्जिंग में लास्ट में ज़्यादा टाइम लगता है फुल चार्ज होने में, ऐसे डिस्चार्ज होने में भी लास्ट में क्या मिलेगा, ज़्यादा आपको टाइम लगेगा. तो नीचे लिखिएगा, यहाँ पे वोल्टेज भी कर लो. देखिए द वोल्टेज एट एनी स्टैंड, द वोल्टेज एट एनी स्टैंड T is given as. इस स्टैंड पे जब वोल्टेज की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे ये लिखा है तो वहाँ पे लिखा था V = V नॉट 1 - e⁻⁻t/RC. ऐसे यहाँ पे लिखेंगे V = V नॉट e⁻⁻t/ कितना हो जाएगा, RC. सेम उसी पैटर्न पे, केवल वहाँ पे हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट करते थे. यहाँ पे V = V नॉट e⁻⁻ कितना t/RC तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. तो D की वैल्यू होगी V नॉट e⁻⁻t/ क्या हो गया, RC हो गया. ठीक.
हो गया। ये होता है बेटा चार्जिंग, और क्या होगा डिस्चार्जिंग क्या होता है, यहाँ से इसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हो। ठीक, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होगा उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या चार्जिंग हुआ क्या डिस्चार्जिंग हुआ कैसे करेंगे, वहाँ से आप डिनोट कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो लास्ट आपके पॉइंट। ठीक है, पहले आपका हुआ कहता था क्या 1D ग्राफ, आज की डेट में अब रिमूव कर दिया गया है, डिलीट है, कंप्रेशन से भी डिलीट हो गया, बोर्ड से भी डिलीट हो गया, तो पढ़ना नहीं है। तो लास्ट ये था। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ जब ड्रा करते हैं क्या कराएंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे। तो दोनों कंपेयर में एक साथ चार्जिंग डिस्चार्जिंग। जब हम लोग चार्जिंग के लिए करेंगे, पहला वाला हम लोग चार्जिंग से दिखा देंगे बेटा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा लिखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया, दूसरा क्या हो गया डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो गया। बोलोगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, दूसरा हो गया क्या आपका डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वन इज द चार्जिंग, अदर इज द डिस्चार्जिंग। ठीक, तो जब हम लोग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे और चार्जिंग की बात करेंगे, तो पहले एक टाइम कांस्टेंट यानी वन टाइम कांस्टेंट में जो पीक वैल्यू चार्ज का है उसका 63% क्या होगा चार्ज होगा। ठीक, तो जब चार्जिंग दिखाओगे तो वन टाइम मतलब तेजी से होता है, फिर ये वैल्यू बड़ी स्लो हो जाती है, यानी कि वन टाइम कांस्टेंट में इस वाले ये पीक वैल्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे, सपोज दैट ये पीक वैल्यू, दिस इज द पीक वैल्यू, ये क्यू नॉट आप ले लीजिए, तो क्यू नॉट का 63% यानी 0.63 क्यू नॉट एक टाइम कांस्टेंट टाउ में, कितने में टाउ में ये चार्ज हो जाता है। ठीक, वन टाइम कांस्टेंट में ये क्यू नॉट आपका, तो यहाँ पे टच मत कराइएगा, यहाँ पे ऊपर ग्राफ प्रैक्टिकली टच नहीं होता। टच होने का मतलब इतने टाइम में पूरा चार्ज हो गया, बट टच ना होने का मतलब अभी वो इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीट चार्जिंग में। याद रखें किसी भी कैपेसिटर को, किसी बैटरी को कंप्लीट चार्ज और डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। वो बात आ रहा है आपके मोबाइल 100% चार्ज दिखाने लगता है और क्या 100% डिस्चार्ज दिखाने लगता है। ठीक, ऐसा होता है, बट होता नहीं, कल आपको बताया गया। तो ये चार्जिंग की कंडीशन है। यहाँ पे टाउ की वैल्यू, टी की वैल्यू किसके बराबर हो गया, ये हो गया टी कंटू टाउ, ये टाइम है, टाइम एक्सिस है बेटा, और ये हमारा चार्ज था क्यू। ठीक, यहाँ पे जब डिस्चार्जिंग करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा। पहले डिस्चार्जिंग जो होती है उसकी रेट क्या होगी, फास्ट होगी। वन टाइम कांस्टेंट में 63% इनिशियल अमाउंट का आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। कितने का, जो इनिशियल टोटल उस पर चार्ज स्टोर था उसका 63% आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। पहले तेजी से डिस्चार्ज होता है, फिर रेट की वैल्यू बेटा यहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाएगा, टच नहीं होगा यहाँ पर, वो नीचे टच नहीं होगा। ये क्यू है, टी है, यहाँ पे 63% पे यहाँ पे लिखेंगे टी की वैल्यू टाउ के बराबर हो जाएगा, और ये जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी बेटा, ये अब की बार इतना डिस्चार्ज हो गया तो 100 में से 63 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना 0.37 क्यू नॉट। परसेंटेज में करेंगे तो 37, फ्रैक्शन में करेंगे तो 0.37 क्यू नॉट आपका चार्ज क्या रहेगा, बचा रह जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्या कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 53 समझाते ऐसे। ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a cell of EMF B and this connector from it. ये dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor. Now instead it which of the following is incorrect, कौन सा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक, देखो आंसर पूरा बता दें, टाइम लगेगा, बता दे जल्दी। ये चार्जिंग उसके दोनों कॉन्सेप्ट फिर सुन लीजिए। खाली हो गया, सी को छेड़ा अब पूरा कॉन्सेप्ट ही कर लीजिए। क्वेश्चन में खाली सी को छेड़ा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया बेटा, इस टाइप से होता है कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जैसे हम लोगों ने कैपेसिटेंस पे पढ़ा था। ठीक, तो वहाँ पे दो कंडीशन बनती है जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस फिल करते हैं। एक किसी बैटरी को कनेक्ट करके
ठीक। और एक होता है बैटरी को हम लोग क्या चार्ज करने के बाद रिमूव करने के बाद इंट्रोड्यूस करते हैं। एक बैटरी जो होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टेड रहता है, फिर उसको डायरेक्टली सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा कंडीशन मतलब है बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली मटेरियल को उसके अंदर भरा जाता है। तो जब हम लोग फिल करेंगे तो वहाँ पे पूछा जाता है उसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करने पे उसकी पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, वो सारी चीज़ें लीजिए कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। इधर बहुत दिन से नहीं पूछा गया, पहले तब होता था, पढ़ लिख लीजिएगा, लिखिए, बोले क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट टाइप का हेडिंग बनाओ छोटा सा। देखिए, फीलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल in a charge capacitor between plates of charge capacitor between plates of a charge capacitor between plates of a charge capacitor between plates of a charge capacitor plates of a charge capacitor कोई चार्ज कैपेसिटर है, उसके प्लेटों के बीच में अगर बेटा हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हैं चार्ज करने के बाद, तो क्या कंडीशन बनेगा। यहाँ पे दो सिचुएशन हम लोग लेते हैं बेटा। एक कंडीशन होगा जब डाइलेक्ट्रिक को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक, वो इंट्रोड्यूस किया जाता है आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद। दो सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको किसी बैटरी से जोड़ के चार्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, चार्ज कर दिया गया, ठीक। जब चार्ज करेंगे तो एक पे प्लस पे दूसरे पे क्या माइनस, यानी प्लेटों पे प्लस माइनस चार्जिंग आपकी, ठीक है, उसके अप्लाई कर देंगे। अब कंडीशन क्या हो रहा है, चार्जिंग के बाद कहा क्या जाता है, चार्ज करने के बाद कैपेसिटेंस आपका क्या सी है, ठीक, चार्ज आपका क्यू है, पोटेंशियल इसका वी है, ठीक। इफ आफ्टर चार्जिंग चार्ज ऑन कैपेसिटर is Q, potential is V, and capacitance is C. कैपेसिटेंस C है बेटा, पोटेंशियल V है, चार्ज की वैल्यू कितना है, चार्ज की वैल्यू Q है, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी मान लो आपने U से निकाल लिया, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज क्या, U, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी U है, चार्ज की वैल्यू Q है, कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल V, ये हमने चार्ज कर दिया। अब चार्जिंग के बाद दो सिचुएशन होता है, एक जिस बैटरी से चार्ज कर रहे थे उसको बेटा डिस्कनेक्ट कर दो, हटा दो। जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो याद रखेंगे अब चार्ज का फ्लो नहीं होगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो चार्ज की वैल्यू रिमेंस सेम बनी रहेगी। भाई जैसे बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट हो गया, और जब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक कर जाएगा, तो क्या करंट फ्लो करेगी। जैसे लाइट आ रही होती है आपके घरों पे, कभी कभी पोल से तार टूट जाता है, तो आता है क्या लाइट, कूद के आता है, नहीं आता ना। तो कंडीशन है तभी तक आएगा तब जब तक सर्किट क्या है, पूरी है बेटा, सर्किट कंप्लीट है तब तक ही आपका करंट फ्लो करेगा। सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा तो करंट का जो फ्लो हो रहा था वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग लेते हैं, ये केस लेते हैं, इफ बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर क्या, ठीक, बैटरी इज रिमूव्ड देन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंजर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। इसका पहला केस बनता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
आफ्टर रिमूविंग बैटरी, बैटरी को रिमूव कर दिया, बैटरी को क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। आफ्टर रिमूविंग बैटरी, बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक, जब बैटरी को आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा, जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल हमारे यहाँ पे बी था, उसके थ्रू हमारा क्या था, बी था, ये पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है। किसको, पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, ये बैटरी करेगा। बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी को हटा दिया, कह लो या स्विच को ऑफ कर दिया, तो अब पोटेंशियल तो सोर्स हट गया ना, जो पोटेंशियल मेंटेन करता था उसका सोर्स हट गया। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, आप कंडीशन डायरेक्टिव मटेरियल को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसके बाद डायरेक्टिव मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा, तो कैपेसिटर आपका होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करेगी, राइज या फॉल, बढ़ेगी, इंक्रीज करती है। अब जो नहीं थे तो दिक्कत होगा, किसी भी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जब हम लोग बेटा डाइलेक्ट्रिक सर्कल फिल करते हैं कंप्लीटली, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो कैपेसिटेंस पहले की तुलना में के गुना बढ़ जाता है, के गुना। तो यहाँ पे ठीक है, बैटरी कैपेसिटेंस ऑफ सी, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आपकी होगी सी डैश की वैल्यू के सी के बराबर हो जाएगी। बाद में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम आपका बढ़ जाता है। ठीक, अब सुनो, चार्ज सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट को आपने ब्रेक कर दिया तो चार्ज का फ्लो होगा क्या, अगर सर्किट को आपने ब्रेक कर दिया तो चार्ज फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा बेटा तो क्यू की वैल्यू, क्यू डैश की वैल्यू जो होगी क्यू के बराबर रहेगी, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट में अब करंट फ्लो नहीं हो रहा, सर्किट ब्रेक कर दिया गया, तो उस केस में अब चार्ज का कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो चार्ज की वैल्यू रिमेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तीसरा कंडीशन हमारा होता है पोटेंशियल यू वी, पोटेंशियल वी की जो वैल्यू है, अगर बैटरी लगी रहती है तब तो ये पोटेंशियल की वैल्यू को मेंटेन रखता है, बट बैटरी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, बैटरी को क्या किया आपने रिमूव कर दिया। बैटरी रिमूव करेंगे, जो पोटेंशियल को मेंटेन करता था वो क्या है, रिमूव कर दिया गया, कि पोटेंशियल को मेंटेन करने वाला फैक्टर रिमूव कर दिया गया, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, घट जाएगी, घटेगी। ठीक, तो उस कंडीशन में किसी हम लोग पढ़ते हैं क्यू बराबर सी बी होता है ना, तो क्यू डैश की वैल्यू सी डैश इंटू बी डैश के बराबर होगा, और क्यू डैश की वैल्यू क्यू है, सी डैश की वैल्यू के सी है, तो बी डैश की वैल्यू बी डैश की वैल्यू है क्यू अपान कितना, के सी। और यहाँ पहले केस में अगर आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पे लिखेंगे खाली लिखेगा क्यू बराबर सी बी होता है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्यू बाई क्या होगा, सी, और यू की वैल्यू जो होती है वो हाफ सी बी स्क्वायर होता है। ये कंडीशन हमारा पहले केस में, बाकी में हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू देखो क्यू बाई सी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, जो क्यू बाई सी है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, बी के बराबर हो जाएगा। कितना, बी बटे के 1 अपान के इंटू बी, यानी कि बी डैश की वैल्यू हो जाएगी बी बाई के। पोटेंशियल के टाइम घट गया, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ गया, चार्ज की वैल्यू रिमेंस कांस्टेंट सेम रहेगी। ठीक, और यू की वैल्यू जब करेंगे पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर, पोटेंशियल नेट घटेगा, एनर्जी जब आप बात करोगे तो यू डैश की वैल्यू होगी हाफ सी डैश इंटू बी डैश स्क्वायर। ठीक, तो हाफ सी डैश की वैल्यू कितनी आई बेटा, के सी, और बी डैश की वैल्यू आई बी स्क्वायर आ गया। ठीक, ये टाइम घटाइए, यहाँ पर हो जाएगा हाफ के सी इंटू बी स्क्वायर अपान के स्क्वायर। देखो एक के कैंसिल होगा ना, तो ये हो गया हाफ सी बी स्क्वायर बटे के, सी बी स्क्वायर बाई कितना के, टाइम सी बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, के टाइम यू के बराबर है। तो यहाँ पे आएगा यू डैश की वैल्यू, यू डैश इक्वल टू यू बाई कितना, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ा, चार्ज की वैल्यू रिमेन सेम रह गई, पोटेंशियल की वैल्यू के टाइम घट जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम पहले की तुलना में घट जाती है। ठीक, तो लिखिएगा पहला पॉइंट जैसा ये हो जाएगा, ये भी कहीं दूसरा होता है।
उसके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें? हम देखो बैटरी आपकी हटा दी गई है, बैटरी हटाई गई, कनेक्टेड है, हटाई है, मैच कर डालिएगा उसमें, ढूंढ लीजिए आप। हो गया। दूसरा सेकंड लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट इसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। कल से आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा कंप्लीट 3 यूनिट आपका था। हो गया। दूसरा इसी का भी करेंगे बेटा। सेकेंड हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड between the plates, ठीक, introduced between the plates, ठीक, and battery remains connected। अब की बार यहाँ बैटरी को देखो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, रिमूव कर दिया था, आपकी बैटरी रिमेन कैसा है? कनेक्टेड। अगर बैटरी लगी हुई है तो आपका पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। जैसे आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का बैटरी का मतलब क्या, एनर्जी सोर्स कौन है? फूड। हम लोग रोज़ क्या एक फिक्स अमाउंट में डाइट लेते रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी एनर्जी कैसी है? मेंटेन है। अभी 2 दिन खाना नहीं खिलाया जाए तो देखो आधे लोग रात में मिल जाएंगे, है ना। कुछ तो उतने ही खाते हैं जितना क्या ही लेते हैं, ठीक है। स्टोर नाम का जीरो है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको क्या एनर्जी ना मिले, बाहर से बंद कर दिया जाए एनर्जी देना, तो क्या होगा आपका? धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज करेगी, है ना। कितने लोग एक दिन जी सकते हैं बिना खाए? 0, तो पहले जाएगी, ठीक। चलो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अरे हमारे हिंदुस्तानी जो व्रत रहते हैं ना, उसको 4 बार खाते हैं। सुबह उठते ही पहले क्या, हाँ, नहीं खाते हैं। कौन कहते नहीं खाती हो? व्रत नहीं खाती हो? कौन सा व्रत रहती हो? केवल फल खाया जाता है। फल में एनर्जी नहीं है। हाँ, देखिए बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं सब, जिस दिन ज़्यादा खाते हैं, हाँ, जिस दिन भूखा रहते हैं उस दिन ज़्यादा खाते हैं। वही कह रहे हैं ना। चलो ठीक, खाली कहने के लिए हम लोग रहते हैं। रिमेंस क्या हो गया? कनेक्टेड, ठीक। तो केस क्या आपका हो गया? देखो बैटरी अगर कनेक्टेड है बेटा, आपकी बात पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पे देखो क्या Q डैश की वैल्यू कांस्टेंट रहती थी, ये वैल्यू हमारा क्या होता है? कांस्टेंट रहता था। अब की बात B डैश की वैल्यू B होगा और ये वैल्यू कांस्टेंट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अब की बात बैटरी बेटा कनेक्टेड है, मतलब जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल था ना वो उसमें जुड़ा हुआ है, वो घटने नहीं देगा उसको, ठीक। अब देखो C की वैल्यू, जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, कैपेसिटेंस हमेशा सीके बढ़ता है। कि कभी भी किसी भी अगर कोई क्या है, ठीक है, कैपेसिटर है, इनके बीच में अगर प्लेटों के बीच डायरेक्टली मटेरियल आप फिल करोगे तो उसकी कैपेसिटेंस ऑलवेज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। पूरा भरेंगे तो जितना उसका डायरेक्टली कांस्टेंट है उतने गुना बढ़ जाता है। आपको कई क्वेश्चन पे बताया गया है डिफरेंट पार्ट और, ठीक। चलिए ठीक, यहाँ पे जो डैश की वैल्यू होगी वो हमेशा केसी के बराबर। अब बात आया Q डैश की वैल्यू, तो ये तो क्या है? B डैश की वैल्यू B, C डैश की वैल्यू KC। Q डैश बराबर होगा क्या? C डैश into B डैश मिल गया। C डैश की वैल्यू सीके केसी KC, B डैश की वैल्यू B, तो CB की वैल्यू Q के बराबर है। CB की वैल्यू किसके बराबर है? Q के बराबर। तो Q डैश बराबर K into Q, यानी चार्ज की वैल्यू जो स्टोरिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। भाई कैपेसिटर का यूज़ किस लिए हम लोग करते हैं? चार्ज को स्टोर करने के लिए। अब डायरेक्ट्रिक क्यों फिल करते हैं? जिससे उसकी स्टोरिंग पावर बढ़ जाए, इसीलिए तो करते हैं ना। तो उस केस में आपका जो स्टोर करने की कैपेबिलिटी होगी, क्षमता होगी, वो बढ़ जाती है, ठीक। तो चार्ज की वैल्यू बढ़ गई। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी U।
हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी डैश बी डैश स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यू डैश की वैल्यू होगी कितनी, हाफ सी डैश इनटू वी डैश स्क्वायर। हाफ सी डैश की वैल्यू देखो केसी के बराबर है और बी डैश की वैल्यू बी के बराबर है। ये हो गया, के को बाहर कर लो इनटू हाफ सी बी स्क्वायर, और सी बी स्क्वायर की वैल्यू देखो है यू के बराबर है। यू के, यहाँ यू डैश की वैल्यू के इनटू यू के हो गया ना। के टाइम पहले जितना था उसका क्या एनर्जी, उसका के टाइम आपका इंक्रीज कर जाता है। अब क्वेश्चन ढूंढ के क्या करिएगा, लगा डालिएगा। ठीक, एक टाइम था आपके 7-8 साल पहले इस पर खूब क्वेश्चन बनते थे। जैसे होता है ना, कभी कभी किसी ज़माना आ जाता है तो वैसे ही बदलते रहते पैटर्न। ठीक, तो एक टाइम था इस कॉन्सेप्ट को खूब IIT नीट सारे एग्जाम वाले खूब फॉलो कर रहे थे। अभी थोड़ा सा कम पैटर्न पे है, फिर आएगा। जैसे होता ना, कभी कभी क्या कपड़े खूब फिटिंग वाला पहनते हैं, कभी खूब लूज वाला आ जाएगा, कभी वाला वो जीन्स कट वाला आ जाएगा, है ना, कभी शर्ट फाड़ के आएगा, तो अलग अलग पैटर्न आता है। तो फिर लेकिन चलता सबसे ज़्यादा कौन है, जो ऑलवेज है ना, तो सबसे ज़्यादा वही फॉलो होता है, वो हमेशा चलता रहता है ना। हाँ, बाकी तो आते हैं फिर चले जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 लिख लीजिएगा। अभी आप ढूंढे हैं फिर कितना है वो दिनों आया था। 11। हाँ, 11 नंबर। अरे यार, इस टाइप का तो बताया है। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो लग गया 11 तो। 11 ये था। 11 लग गया, 12 भी लग गया है, यही 9 वाला है। दूसरा पेज और फिर इसमें से एक से कहाँ इधर कुछ नहीं लगा हमसे। ये भी लग गया है, ये इसी मॉडल का है। हाँ, इधर लग गया। चल ठीक, लगा डालिए। हो गया बेटा, ये कंडीशन आपका हो गया। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो ये यूनिट हो गया बेटा आपका कंप्लीट। ठीक, जो आपका क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टोटल कैपेसिटर तक आपका कंप्लीट हो गया। एक मेजर चैप्टर है और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में। हाँ, ठीक है। इस पोर्शन से ये पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। इधर 3-4 जो यूनिट बड़े बड़े हैं वो उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं, बोर्ड एंड कंपटीशन दोनों के लिए। जिनको बोर्ड एग्जाम से देने हैं, बोर्ड एग्जाम कौन कौन देने वाले भी हैं भैया? अरे अगली बार देंगे, आपको इस बार देंगे, अगली बार देंगे। अभी तो ये चीज़ें आपने पढ़ा नहीं है, अब नया चैप्टर शुरू होगा तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये तो पूरा भी पूरा चूँकि एक दूसरे से रिलेटेड था, बट कल से जो यूनिट स्टार्ट होगी तब वो फिर एकदम नया रहेगा। तो चाहे आप 11 को, चाहे 12 को, चाहे 13 को, कोई मतलब नहीं, सबके लिए वो। ठीक है ना। हो गया बेटा, समझे कि खाली सुन लिया आप ही लिया? हो गया, चलो ठीक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हो जाए, 10 मिनट टाइम इरेज करें बेटा। मैं शर्मा पार्टी कहाँ 2 दिन से बताया भी नहीं, वैसे इन्फॉर्मेशन तो आ जाता था, बता तो आपने चले गए होंगे, इंगेज हो गए होंगे, है ना, टाइम ही नहीं मिला होगा। हैं, चलो देखो, नेक्स्ट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो बेटा, करंट पहली फैक्टर करंट क्या होता है, हमने पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि हिंदी में क्या पढ़ा बेटा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं करंट। ठीक, अब करंट जो आपका हो रहा है, यदि चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे करंट है, नहीं चार्ज फ्लो हो रहा तो करंट की वैल्यू जीरो। जैसे कहते हैं लाइट चली गई, बोलते हैं ना नॉर्मल टर्म में हम लोग क्या, लाइट चली गई। चली गई मतलब क्या, चार्ज लेके भाग गया,
क्या हुआ? हाँ जी, चार्ज आप फ्लो बंद हो गया। चार्ज का जो फ्लो हो रहा था बेटा वो बंद हो गया। लाइट जाने का मीनिंग होता है चार्ज का फ्लो होना क्या हो गया? बातें नहीं। जैसे एक हाँ जी, क्वेश्चन खड़े हो जाओ, सर खड़े हो जाओ। एक ही है बेटा, कहीं बैतूल बोल लेते कहीं बैतूल बोल लेते हैं वही। ठीक, चलो देखो, तो जो करंट का आपका फ्लो होता है बेटा ना, हमेशा फ्लो के लिए किसी भी सर्किट में करंट फ्लो तभी होगा जब उनके टर्मिनल के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस हो। मतलब हमें किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी लोग बोलते हैं पोटेंशियल होना चाहिए, नहीं साहब पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक, ये मान लो कंडक्टिंग वायर है। अब यहाँ पे भी हमने 500 वोल्ट लगा दिया, यहाँ भी 500 वोल्ट, जाएगा चार्ज क्या? नहीं जाएगा। यहाँ 10 लगाया, यहाँ 10 लगाया, यहाँ भी 10, जाएगा क्या? नहीं लगाया। 0 0 करेंगे तो भी नहीं जाएगा। मतलब एक साइड में अलग, दूसरे साइड में अलग होना चाहिए, तभी करंट आपका फ्लो कर रहा है। जैसे कापी दे दो, कापी, हाँ लो बेटा, इससे मान लो पेन, कैप निकाल के एक पेंसिल कर दे दो। ये मान लो क्या एज ए चार्ज है, एज ए क्या मान लो इसको बेटा? चार्ज है, ठीक। और ये हो गया हमारा दोनों साइड का पोटेंशियल, ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी देखो ऐसे हमने रख दिया इसको, ठीक। ये जमीन मान लो ये ग्राउंड लेवल 0 मान लेते हैं, ग्राउंड क्या मान लें? 0 के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में पोटेंशियल है ना, इधर भी है इधर भी है बेटा, लेकिन ये चार्ज फ्लो कर रहा है क्या? अभी नहीं कर रहा है। हमने क्या किया, एक साइड अप कर दिया, एक साइड डाउन, क्या हो गया? मूवमेंट हुआ, इधर आप कह दिया, इधर डाउन, मूवमेंट हो गया। अब दोनों साइड को ऊपर करो, अब ऐसे तो गिर जाएगा, तो मूव कर जाएगा थोड़ा सा। अगर बराबर होता, हमने इसको दोनों साइड से इतना हमने डाउन कर दिया। अभी दोनों साइड डाउन किया, फ्लो हुआ क्या? नहीं। दोनों को अप किया, फ्लो हुआ क्या? नहीं। और अप किया तो भी फ्लो नहीं होगा। यानी फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का फैक्टर केवल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक। क्या होना जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, आप लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए हैं, कुछ लोग बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जब पेपर आसान होता है ना, ठीक, तो फ़ायदा होता है। पेपर इजी होता है तो क्या होता है? आपको बेनिफिट होता है, आपके परसेंटेज बढ़ जाते हैं, ठीक। परसेंटेज क्या होंगे आपके? बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो आपने 70% पढ़ा, 80% भर का पढ़ा, पेपर आसान हो गया, आप 90 पहुँच गया, ठीक। लेकिन कंपटीशन में पेपर आसान होना के पेपर टफ होना कोई मायने नहीं रखता है। भाई आसान होगा तो आपका बढ़ेगा तो पड़ोसी का भी बढ़ेगा ना। तो यहाँ तो परसेंटेज देख के किया नहीं जाएगा, यहाँ टॉप जो मैक्सिमम परसेंटेज आएगा वाला उसका लिया जाएगा। तो इसीलिए कंपटीशन में आपका पेपर आसान आया है तो उस पर खुश नहीं होंगे, और ना ही टफ आएगा तो उसमें रोएंगे, ठीक। पेपर सबके लिए आसान और सबके लिए क्या होगा? टफ होगा। तो मेरिट यहाँ तो ये नहीं होता ना, अरे भाई मेरिट वो 99% में भी बन सकती है और 60% में भी बन सकती है। अब वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आया हुआ है, ठीक। तो उस कंडीशन में जब पेपर टफ होता है तो सबके लिए टफ है भैया, कोई टेंशन नहीं। आसान आया तो सबके लिए आसान है भाई, मेरिट सबकी ज़्यादा जाएगी, हमारी भी ज़्यादा जाएगी। टफ होगा सबकी कम जाएगी, हमारी भी कम जाएगी। लेकिन बोर्ड में उल्टा होता, अगर बोर्ड में आपके पेपर टफ आ गया तो आपका परसेंटेज ज़िंदगी भर के लिए क्या हुआ? हाँ, लिखा गया, वो नहीं बदलेगा ना। जैसे जो आपने एक बार बोर्ड में क्या जितना परसेंटेज आपने ला लिया है, अब वो तो बदलेगा नहीं, ठीक। अब मान लो आपको वाला सेट आसान था, पड़ोसी वाले का टफ आ गया तो आप खुश हो गए, पड़ोसी वाला क्या होगा? दुखी हो जाएगा, ठीक। फिर कंपटीशन में सभी का पेपर क्या रहता है? सेम सेप, केवल वहाँ पे सीक्वेंस चेंज रहता है। क्या सीक्वेंस केवल चेंज होता है, बाकी ऑल ओवर इंडिया क्या रहेगा? पेपर आपका वही रहेगा, ठीक। लैंग्वेज बदलेंगे, बाकी चीज़ें बदल सकती है, बट आपका पेपर क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। बट जब बोर्ड वगैरह एग्जाम देते हैं वहाँ पे 4 अलग अलग सेट बनाए जाते हैं, उनके क्वेश्चन भी अलग अलग रहते हैं। जो अलग अलग सेट बनते हैं आपके बोर्ड में वो क्या होते हैं? उनके क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते हैं। लेवल अब सेम रखा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कुछ सेट थोड़ा सा आसान हो जाता है, कुछ वाला क्या होता है? कठिन हो जाता है, तो वहाँ पे अलग फैक्टर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। और फ्लो कब करेगा? जब पोटेंशियल में क्या होगा? डिफरेंसेस होगी, यानी कि जो वायर है, जो कंडक्टर है, उसके थ्रू पोटेंशियल अगर क्या करेगा? डिफरेंट होगा, तभी करंट का क्या करेगा? फ्लो करेगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा? फ्लो सही। अब करंट फ्लो करने के लिए रुक जाओ, करंट फ्लो करने के लिए, करंट का आपका फ्लो किसी सर्किट में तभी होगा जब वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना हो। कैसा हो? मटेरियल कैसा होना चाहिए?
कंडक्टिंग, तो कंडक्टिविटी के बेस पर फिर मटेरियल को हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है दोज मटेरियल थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बोथ कैन इजीली पास, जिसके थ्रू आसानी से आपका धारा और क्या उष्मा का प्रवाह हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं कंडक्टर कह लेते हैं बेटा। इंसुलेटर उसमें कहते हैं जिसमें से करंट हो गया हीट का आपका फ्लो ना हो, उसे इंसुलेटर कह लेते हैं, यानी नॉन कंडक्टर जिसे कह लेते हैं। और सेमी कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें पार्शियली क्या हो फ्लो होने की टेंडेंसी हो, मतलब फ्लो तो हो लेकिन कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से क्या ज़्यादा, तो उसे हम लोग कह रहे थे सेमी कंडक्टर। आप लोग लास्ट में एक सेमी कंडक्टर पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, ठीक। अभी थोड़ा सा आप जानते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं बेटा, हमें कल ये पढ़ना है यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कौन मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन मूव करेंगे बेटा, मेटेलिक जो कंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे, मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉनों का होता है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का होता है, आयनों का होता है, ठीक। बट हम लोग को यहाँ पढ़ना जो है वो मोस्टली मेटेलिक कंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए फ्री क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का होना नेसेसरी। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो उसी के बेस पर हम लोग अलग पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर एंड सो ऑन, ठीक। आगे चीज़ें बेटा, अब पोटेंशियल जो हम लोग जनरेट करेंगे, पोटेंशियल जो अप्लाई करेंगे, उसके हमारे इसी चैप्टर में सोर्स भी पढ़ेंगे। सोर्स मतलब पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है, जैसे आप पढ़ते हैं बैटरी, क्या पढ़ते हैं बैटरी। तो हमारा सोर्स आप क्या होगा, जहाँ से हमारा पोटेंशियल जनरेट किया जा रहा है उसके थ्रू वहाँ पे कितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, कैसे ट्रांसफ़र होगा, कौन सा फैक्टर क्या आप किस हायर पोटेंशियल पे ट्रांसफ़र करेंगे, लोअर पे करेंगे, एसी पर एसी होगा, डीसी होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो इससे जो सभी बुकों में आपके पास कोई भी बुक अगर है उस लेवल में जहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, वो कम्पिटेटिव हो, बोर्ड की हो, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको ये पूरी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के पास तो होगी नहीं, अभी नहीं है ना, कोई भैया भैया हो किसी लेके पढ़ डालिएगा थोड़ा सा, ठीक। पड़ोसी कोई हो या घर में कोई हो, ठीक है, तो वो कॉलेबल हो तो पढ़ डालिएगा, थोड़ा फ़ायदा रहेगा, ठीक। हाँ हाँ वैसे ही ठीक है। तो इसमें जो है कल आप पढ़ के आइएगा, फिर इसका डिटेलिंग और कराया जाएगा, ठीक। और किसी कोई क्वेश्चन, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे, पूछ रहे थे सर मास हाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से मास पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो आपका क्या प्रोटॉन के मास का भी 1/18,000 क्या 1836 टाइम 1/1836वां भाग खाली होता है। जैसे आपको इतने बड़े बड़े बाल हैं, कल गंजा करा दिया जाए तो आपके मास पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, ठीक। इन लोगों का गंजा करा तो थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा क्योंकि इनका कुछ वेटेड है, हाँ 150 ग्राम होगा, लेकिन आप लोगों का क्या नहीं के बराबर है, ठीक। तो उस कंडीशन में वैसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से कोई बहुत मास पे इफेक्ट नहीं होता है, मास वहाँ पे आपका इफेक्टेड नहीं होते हैं, नेग्लिजिबल आपका इफेक्ट वहाँ पे शो करता है मास का, हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, फिर कल करवाते बेटा।